हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ओरिजिन के बारे में, कि हाउ इंटरनेशनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स केम इनटू पिक्चर। तो आप लोगों को पता है कि किसी भी इन्वेंशन का, किसी भी डिस्कवरी का, कोई भी नए चीज का ओरिजिन कहीं ना कहीं तो होता है ना। तो जब हम इसके हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस में था वो था ग्रीस, जो कि 500 बीसी के आसपास में ग्रीस में छोटे छोटे इन्वेंशंस, जो नए नए चीज या नए नए टूल्स डेवलप होते थे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता। लेकिन उस वक्त का जो प्रोटेक्शन था वो था 1 ईयर के लिए, एक साल के। सो 1 ईयर प्रोटेक्शन वाज ग्रांटेड एट दैट टाइम। तो ये जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होता है ग्रीस से। सब्सिक्वेंटली जब आप देखेंगे तो जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप होती है, जैसे जैसे हमारा मॉडर्नाइजेशन होता है, वैसे वैसे हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑल्सो डेवलप। करेक्ट। तो इसके रिगार्डिंग में अगर देखेंगे तो ग्रीस के बाद हम यूके में आते हैं, यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन कहलाता है। वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से एक नई शुरुआत हुई थी 1623, राइट, जो कि आईपी के लिए एक महत्वपूर्ण ईयर माना जाता है, जिसमें कि एक लॉ पास किया गया था और बोला गया था कि 1 साल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा न्यू इन्वेंटर्स के, राइट। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पेटेंट काइंड ऑफ थिंग था, थिंग्स से रिलेटेड था। कॉपीराइट की बात नहीं थी, पेटेंट से रिलेटेड। क्यों भाई, कि नए नए इन्वेंशन हो रहे थे उस वक्त। आपको जैसे कि पता है कि आने वाले दिनों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जैसे जैसे इम्पैक्ट पड़ा, वैसे वैसे नए इन्वेंशन भी हुए। तो इसी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए 1623 में ब्रिटिश में एक लॉ लाया गया, जिसके अगेंस्ट में विरोध भी हुआ कि अरे हम इतना मेहनत कर रहे हैं और सिर्फ 1 साल का प्रोटेक्शन, 1 साल का मोनोपोली, 1 साल का ट्रेडिंग राइट्स, तो ये सही नहीं हो सकता। हमारे डेवलपमेंट में ये प्रोटेक्शन नहीं है और ना ही ये हमारे लिए इंसेंटिव का काम कर सकता है, राइट। सो इसके विरोध होने के कारण 1624 में फिर से एक नया लॉ लाया गया ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम कहा गया स्टेच्यू ऑफ मोनोपोली, स्टेट्यूट ऑफ मोनोपोली। तो इस स्टेच्यूटरी प्रोविजंस, जो कि मोनोपोली का प्रोविजन था, इसमें कहा गया कि ओके भाई, आप 14 साल के लिए आप इस प्रोटेक्शन को एंजॉय कर सकते हैं। मतलब आपके नए इन्वेंशन, नए डिस्कवरी को प्रोटेक्ट करने का प्रोविजन जो लॉ लाया गया है, लॉ, उसके अंतर्गत आपको 14 ईयर्स का प्रोटेक्शन दिया जाता है। करेक्ट। साथ में इस तरह के इम्प्रोवाइजेशन भी किए गए जब 1670 में एक नया लॉ लाया गया, जिसमें कि स्टेच्यूटरी प्रोविजंस को कहा गया स्टेट्यूट ऑफ एनी, जो कि 1670 में लाया गया, 1670, सॉरी 1710। करेक्ट। तो ये इसके पहले स्टेट्यूट ऑफ मोनोपोली जो था, जिसमें 14 ईयर्स का प्रोविजन दिया गया था, उसमें कहा गया कि आप ना केवल 14 ईयर्स का प्रोटेक्शन है, बल्कि आप एवरी 14 ईयर्स के बाद रिन्यू कर सकते हैं अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। करेक्ट। उसी को इम्प्रोवाइज करने के लिए फिर से एक नया लॉ लेके आया गया 1710 में, जिसको बोला गया स्टेट्यूट ऑफ एनी, स्टेट्यूट ऑफ एनी, जिसको कॉपीराइट लॉ के तौर पे भी जाना गया। बेसिकली ये पेटेंट से रिलेटेड होके कॉपीराइट से रिलेटेड था, जहां पे ये कहा गया कि लिटरेरी वर्क्स, नए डिजाइन्स, नए कुछ क्रिएशन जो है उसे प्रोटेक्ट किया जाए। और इसमें भी रिन्यूअल का प्रोविजन किया गया, क्योंकि तब तक लॉ जो है काफी डेवलप्ड हो चुका था। अब 17th सेंचुरी को हम लोग जब पार करते हैं, 18 एंड 19th सेंचुरी, जो कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी पीरियड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सब का एक बिगर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो कॉपीराइट में इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोविजंस were developed a lot. So 18th and 19th century gave a great improvisation in patent and copyright provisions or legal provisions in this regard. So intellectual property right developed a lot with the development of new invention, with the development of discovery, with new things coming up and laws were improvising. Correct? So during that period, you will find that intellectual property right are getting recognition and patents were developed. Even trademark, as far as new goods, new trading activities, new inventions, discoveries were developing. They were being developed.
So because of that, trade become a very significant part of that century or during that period, and because of that, trade also become the part of that. So trademark came into proper existence बिकॉज ट्रेडमार्क एक रिकॉग्निशन दे रहा था कि भाई चलो अब इस पर्टिकुलर व्यक्ति का ये इन्वेंशन है, उसका एक अपना लोगो है, उसका अपना एक रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन नहीं बल्कि एक नेम है, डिजाइन है, स्टाइल है. सो ट्रेडमार्क केम इनटू पिक्चर एंड ट्रेडमार्क गॉट रिकॉग्निशन. करेक्ट. सिमिलरली अगर आप देखेंगे 20th सेंचुरी जब इंटरटेनमेंट की बात आई, सिनेमाटोग्राफी, फिल्म, साउंड, फोनोग्राम्स, दिस ऑल वेर डेवलप्ड अ लॉट एंड बिकॉज ऑफ दैट न्यू नीड केम इनटू एग्जिस्टेंस कि भाई इन सब का भी प्रोटेक्शन जरूरी है. ऐसे में कॉपीराइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप लोगों को पता है कॉपीराइट लिटरेचर, सिनेमाटोग्राफी एंड फिल्म्स, साउंड, इन सब को दिया जाता है. सो कॉपीराइट केम into a prominent place because of the development of phonograms and cine films, televisions, etc. करेक्ट. इसी रिगार्डिंग में आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा 18th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक डेवलपमेंट हुआ, वैसे ही वैसे हमारा पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट केम इनटू एग्जिस्टेंस. चूंकि इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्री डेवलप हो रहा था, तो इंडस्ट्रियल डिजाइन्स वेयर आल्सो कमिंग इनटू पिक्चर. सो इंडस्ट्रियल डिजाइन को प्रोटेक्ट करने का भी प्रोविजन आना शुरू. अब देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग में 18th सेंचुरी की बात करते हैं, मतलब 19th सेंचुरी में, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ 1883 का पेरिस कन्वेंशन. वहीं पे उसके बाद देखेंगे 1886 में बर्न कन्वेंशन. पेरिस कन्वेंशन और बर्न कन्वेंशन में मेजर चेंज क्या था, इसने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया, एक नेशनैलिटीज फिक्स किया कि भाई इस कन्वेंशन के अंतर्गत जितने भी कंट्रीज, they all will be the signatories of the convention and they will respect of the patents, copyrights recognized by the concerned state. वहीं पे बर्न कन्वेंशन में हुआ कि एक स्टेट में अगर प्रोटेक्शन दिया गया है, किसी का कॉपीराइट मिला है, पेटेंट मिला है, तो उसके दूसरे स्टेट में, दूसरी सिग्नेटरीज और मेंबर कंट्रीज में पेटेंट लेने में एक हारमोनियस रिलेशनशिप होगा, हारमोनियस कंट्रीब्यूशन होगा, जिससे कि उन्हें पेटेंट लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब एक कह सकते हैं कि एक हेल्पिंग काइंड ऑफ नेचर डेवलप होगा. मीन्स कि other signatories country will also recognize the patent or copyright of the persons of different countries. करेक्ट. सिमिलरली आगे देखेंगे तो 1967 में वाइपो का आगमन हुआ, राइट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. तो वाइपो जो है 1967 में आया और उसके थ्रू, चूंकि तब तक काफ़ी डेवलपमेंट हो गया था, इंटरनेट का डेवलपमेंट होने लगा और बहुत सारे न्यू न्यू इन्वेंशंस हो चुके थे. ऐसे में मॉडर्न एरा में एक वाइडर एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन या एग्रीमेंट का रिक्वायरमेंट था, जिसके आधार पर 1996 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कन्वीन किया गया और वो एग्रीमेंट 1996 में कन्वर्ट. करेक्ट. और ये ट्रिप्स जो कि 1995 में, आपको पता है 1995 में ट्रिप्स आया था, जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को या एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा था, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्कीम्स. करेक्ट. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कवर करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए टिप्स आया और वो 1995 में आया, और उसी के एफर्ट और वाइपो के एफर्ट के आधार पर 1996 में एक बिगर कन्वेंशन हुआ जिसमें बहुत सारे कंट्री सिग्नेटरीज हुए, जिसमें इंटरनेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स सरफेस हो रहा था, जो प्रॉब्लम्स आ रहा था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ऑब्जर्व हुआ कि आज की डेट में जो इंटरनेट है, वेबसाइट्स है, वेब है, इन सारे के थ्रू भी कॉपीराइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है. ऐसे में इसका प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए 1996 का एग्रीमेंट एक इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट माइलस्टोन माना जाता है कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपहोल्ड कर. करेक्ट. और इन सारे पॉइंट्स को जब आप ओवरव्यू के तौर पे देखते हैं, एक प्रॉपर वे में देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का डेवलपमेंट एक पेटेंट के तौर पे हुआ, फिर ट्रेडमार्क के तौर पे हुआ, फिर कॉपीराइट के तौर पे हुआ. मतलब दिस कैन नॉट बी डिमार्केटेड clearly, but it can be observed that when new things came,
देन पेटेंट काइंड ऑफ थॉट्स केम इनटू माइंड कि यार हमने जो डेवलप किया उसे तो प्रोटेक्ट करना चाहिए या प्रोटेक्ट होना चाहिए। उसी तरह से जब प्रोटेक्ट हुआ तो उसकी ट्रेडिंग और मार्केटिंग होने लगी, तो एक अपना लोगो, एक स्टाइल, एक डिज़ाइन डेवलप हुआ, तो ट्रेडमार्क काइंड ऑफ थिंग केम इनटू पिक्चर। सिमिलरली धीरे धीरे जब उसके बारे में लोग लिखना शुरू किए या नई नई चीज़ को डेवलप किए, तो उसमें कॉपीराइट्स का भी उजागर आगमन हुआ। करेक्ट। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का डेवलपमेंट ग्रीस से होते हुए हमारे आज के प्रेजेंट एरा तक है, और आने वाले दिनों में इसी तरह से डेवलप होता रहेगा। हर एक शॉर्टकमिंग्स को प्लग करता जा रहा है और नए लॉ का निर्माण किया जा रहा है, नए नए लूप होल्स को प्लग आउट करते हुए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं, ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जाए और सेफगार्ड किया। Okay guys, so stay tuned to this channel, and in the next video I will be dealing a very important topic. So keep watching.